जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग मौर्य एम्पायर का पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें आज हम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे कि मौर्य एम्पायर में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य एम्पायर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो मौर्य एम्पायर था उसमें एक तो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, हेरिडिटरी पोस्ट हुआ करती थी राजा की। इसके अलावा हमने कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी थी, जो उन्होंने 7 एलिमेंट्स बताए थे किसी भी स्टेट के, ठीक, वो देखा था। इसके बाद हमने मंत्री परिषद देखा था और उनकी ड्यूटीज देखी थी कि उनका काम क्या है। फिर हमने ब्यूरोक्रेसी देखी कि ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही में कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या पद हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। इसके बाद फिर हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखी कि जो मौर्य पूरा साम्राज्य था वो 5 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसमें था उत्तर पथा, प्राची, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिण पथा। ठीक, और हर प्रोविंस का एक वाइसरॉय या गवर्नर हुआ करता था। ठीक, इसके बाद फिर मैगस्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसमें उसने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ था, किसके, पाटलिपुत्र के। ठीक, तो वो हमने देखा था कि उनका किस तरीके का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था। हमने पौरा जनपद के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखा हमने। फिर इसके अलावा हमने जो इंटेलिजेंस सिस्टम था मौर्य एम्पायर में, एस्पोइनेट सिस्टम, उसको देखा। हमने पूरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखा कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो था वो जो है कैसे कंट्रोल किया जाता था। और हमने हर यूनिट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को पढ़ा था। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सामाजिक कंडीशन, बेसिकली मौर्य एम्पायर में क्या क्या थी। देखिए, जहां तक जब हम सामाजिक कंडीशन की बात करते हैं ना, तो सामाजिक कंडीशन में दो चार फॉर्डर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो हम कोई भी डायनेस्टी पढ़े उनमें वो दो चार पॉइंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और उनके बारे में हमें बताना जरूरी होता है। जैसे अगर हम सोशल कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, ठीक, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हमें वो देखना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो ऐसे कम्युनिटी हैं जिनके बारे में और जिनकी कंडीशंस के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ये दो कम्युनिटीज में एक होती है शूद्र और दूसरी होती है वुमेन। ठीक, चाहे हम कोई भी एम्पायर पढ़ें, हमें इन दोनों की कंडीशंस का सबसे ज्यादा, सोशल कंडीशंस में सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड पॉइंट रहता है वो रहता है कि शूद्र की कंडीशन क्या है और वुमेन की कंडीशन क्या है। तो हम यहाँ पर जो सोशल कंडीशन पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, उसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि शूद्र की कंडीशन क्या रही है मौर्य साम्राज्य में, वुमेन्स की कंडीशन क्या रही है, और सोशल कंडीशन में आता है कि ये किस तरीके का पहनावा है इनका, किस तरीके का ये खाना खाते हैं, इनके यहाँ दास प्रथा जो है वो किस तरीके की है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये सोशल कंडीशंस में आती हैं। ठीक, तो अगर हम मौर्य एम्पायर की बात करें तो वर्ण व्यवस्था यहां पर थी। मतलब जो वर्ण व्यवस्था हमारी वैदिक काल से चली आ रही थी वही वर्ण व्यवस्था जो थी वो यहां पर भी थी। ठीक, तो यहां पर भी जो थे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। मतलब वर्ण व्यवस्था जो थी वो थी। ठीक, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें मेगास्थनीज की, ठीक, तो मेगास्थनीज ने जो अपनी किताब है इंडिका, ठीक, मैंने आपको बताया था इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की किताब है। ठीक, तो अपनी किताब इंडिका में उसने जो चीज लिखी है, उसने भारत की सोसाइटी में 7 क्लासेस में बांटा है। मतलब भारत की सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको 7 क्लासेस में बांटा है। लेकिन उसने जो है सोशल कंडीशन पे नहीं, इकोनॉमिक आधार पर क्लासेस को बांटा है। मतलब जो उसने मेगास्थनीज में जो रेफरेंस दिया वो 7 क्लासेस का दिया ऑफ इंडियन सोसाइटी, मेगास्थनीज ने। ठीक, मतलब इंडियन सोसाइटी में उसने जो लोग बांटे हैं वो 7 श्रेणी में बांटे हैं, लेकिन वो सामाजिक आधार पर ना बांट के आर्थिक आधार पर बांटे। जिसमें अगर हम बात करें तो 7 क्लासेस में जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आते हैं फार्मर्स, मतलब जो किसान वर्ग हुआ करता था। इसके बाद सेकंड नंबर पर बात करें तो सैनिक, सोल्जर्स, ये दूसरे हुआ करते थे। तीसरे अगर हम बात करें तो तीसरे होते थे फिलोसोफर्स, तीसरे होते थे फिलोसोफर, दर्शन शास्त्र वाले। ठीक,
चौथे अगर हम बात करें तो ये हुआ करते थे मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट्स मतलब जो न्याय वाले होते थे, जो न्याय करते थे। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट्स के बाद, तो ये चरवाहे हुआ करते थे, हर्ड्समैन। हर्ड्समैन हुआ करते थे। ठीक। ये पांचवें नंबर पर हो गया। छठे नंबर की अगर हम बात करें तो छठे नंबर पर हुआ करते थे काउंसिलर्स। ठीक। ये काउंसिलर्स हुआ करते थे। और अगर हम सातवें नंबर पर बात करें तो वो हुआ करते थे आर्टिशियंस। आर्टिशियंस मतलब एक तरीके से कारीगर जो हुआ करते थे। तो मैगस्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को इन 7 क्लासेस में बांटा हुआ था। ठीक। जो कि इकोनॉमिक के आधार पर थे। उन्होंने सोशल कंडीशन के आधार पर नहीं बांटा था, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक आधार पर बांटा था। तो जो फार्मर्स हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे, फिलोसफर्स थे, मजिस्ट्रेट्स थे, हर्ड्समैन थे, काउंसलर्स थे और आर्टिशियन थे। ठीक। तो ये जो 7 क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी थी, ये किसने दी थी? मैगस्थनीज ने दी थी। ठीक। अब जो हमारा वर्ण सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था में 4 क्लासिफिकेशन हुआ करते थे। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक। अब अगर हम मौर्य एम्पायर की बात करें तो यहां पर वर्ण व्यवस्था में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे। ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्राह्मण्स की, ठीक है, ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों के उसमें यह चेंज आया था कि अब ब्राह्मण, जैसे पहले के समय में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण का काम सिर्फ शिक्षा देना हुआ करता था। ठीक। लेकिन अब ब्राह्मण क्या हुए, धीरे धीरे अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते गए। जैसे अगर हम बात करें तो अब जो ब्राह्मण थे वो एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व होते गए, मतलब वो कृषि भी करने लगे। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चरवाहे भी बनने लगे, मतलब वो कैटल जो है रेजिंग, कैटल रेजिंग ये भी करने लगे। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ट्रेड में भी आने लगे थे। मतलब अब ब्राह्मण कुल जो था वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा या जो है पूजा कराना, सिर्फ इसी पर बेस्ड नहीं था। अब वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर फील्ड में भी आने लगा, कैटल रेजिंग में भी आने लगा और ट्रेड में भी ब्राह्मण जो है वो इन्वॉल्व होने लगा। तो मतलब जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन या ड्यूटी हुआ करती थी, उसको छोड़ के अब जो ब्राह्मण था मौर्य साम्राज्य में, वो कृषि भी करने लगा, वो ट्रेड भी करने लगा। मतलब ब्राह्मण जो था वो अदर अदर सेक्टर्स के काम भी करने लगा। दूसरा अगर हम बात करें क्षत्रियों की, ठीक, तो क्षत्रियों में क्या बदलाव आया? देखिए, मैंने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य जो था ये धीरे धीरे क्या होता गया, बहुत बड़ा होता गया। ठीक। अब जैसा कि पहले भी जो बात होती थी, जब क्षत्रियों के बारे में देखा जाता था, तो क्षत्रिय जो हुआ करता था वो रूलिंग क्लास हुआ करता था। उसका काम था देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम होता था। ठीक। तो क्षत्रिय का भी इंपॉर्टेंस धीरे 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 बढ़ता गया, क्योंकि आप देखेंगे कि एक बड़ा एम्पायर होता गया। देखिए, पहले जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो अब बड़े बड़े एम्पायर में तब्दील होने लगे। तो जाहिर सी बात है कि क्षत्रियों का रोल जो था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो मौर्य एम्पायर में एक तो ब्राह्मणों ने अदर सेक्टर्स पे काम करना शुरू किया, और जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका लेवल जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एम्पायर का एरिया बढ़ने लगा। मतलब जो एम्पायर आने लगा वो बहुत बड़े एरिया में आने लगा। इसी कारण से क्षत्रियों का भी इंपॉर्टेंस बढ़ा। अब देखिए, क्षत्रियों का इंपॉर्टेंस बढ़ा है, अब जाहिर सी बात है एम्पायर अगर बड़ा होता है तो वैश्यों की भी कंडीशन जो हुई उसमें भी बदलाव आए। मतलब उनकी भी कंडीशंस क्या हुई, धीरे धीरे इंप्रूव हुई। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे एम्पायर बढ़ता है, ठीक, जाहिर सी बात है आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं या जो साहूकार का काम कर रहे हैं, उनके में भी इंपॉर्टेंस उनका भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ब्राह्मण भी इंप्रूव होने लगे, क्षत्रिय भी इंप्रूव होने लगे, और वैश्य की भी कंडीशन क्या होने लगी, इंप्रूव होने लगी। लेकिन जहां तक शूद्र की बात आती है, ठीक, शूद्र की बात आती है, तो शूद्र को भले ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो मिली, मतलब वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वो तो हुआ, लेकिन वो जो शूद्र की जो वो एक वो थी ना कि वो एकदम सर्विस सेक्टर में ही रहेगा, उसको राज्य करने का या पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने का कोई वो, तो उसका कोई ऐसी उनकी क्लास में जो हुआ, वो पोजीशन उनकी जो हुई वो इंप्रूव नहीं हुई। हाँ, उनको इकोनॉमिकली चीजें मिली, मतलब उनको एज अ एग्रीकल्चर लेबर की तरह यूज किया गया। और एक जो अर्थ, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, उसमें शूद्रों को आर्यन कम्युनिटी का माना गया है। ठीक। उसमें जो शूद्र हैं उनको आर्यन कम्युनिटी का माना गया है। मतलब कि ये जो शूद्र हैं, ठीक है, उनको मलीच नहीं माना गया। मलीच उस टाइम पर किनको कहा जाता था? जो नॉन आर्यन कम्युनिटी के थे, आपको ये याद रखना है। ठीक। देखिए,
एक थी आर्यन कम्युनिटी और एक थी नॉन आर्यन कम्युनिटी। हमेशा आर्यन कम्युनिटी अपने आप को मतलब वो समझती थी कि वो सुप्रीम है, ठीक है, मतलब वो सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से कहा जाए तो स्वच्छ है, ठीक। और जो नॉन आर्यन कम्युनिटी हुआ करती थी तो उनको बोला जाता था मलीछा, ठीक। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र ही उसमें ये बताया गया कि जो शूद्र हैं, ठीक है, उनको एज अ आर्यन कम्युनिटी का माना गया है, जो मालिच से अलग थे, जो नॉन आर्यन कम्युनिटी में थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि शूद्रों की कंडीशन में क्या बदलाव आया। सबसे पहले आपको इतने पॉइंट समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भाई आज भी वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था जो थी वो बनी हुई थी। अगर हम बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में बांटा था, जो आर्थिक आधार पर था, सोशल आधार पर नहीं। जिसमें कौन कौन आते थे तो मैंने आपको बताया था, फार्मर्स, ठीक है, सोल्जर्स आया करते थे, फिलोसफर्स आया करते थे, मजिस्ट्रेट्स आया करते थे, हर्ड्समैन आया करते थे, काउंसलर्स आया करते थे और आर्टिशियंस आया करते थे, ठीक। तो ये 7 क्लासेस में इंडियन सोसाइटी को बांटा गया था। लेकिन अब अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण जो थे वो देखिए अब एग्रीकल्चर भी करने लगे थे, कैटल रेजिंग भी था, ट्रेड भी करने लगे थे। मतलब वो ट्रेडिशनल अपना ऑक्यूपेशन तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ इन कामों में भी वो करना शुरू कर दिए। इसके बाद अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रियों को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला इस एम्पायर में, क्योंकि अब जो होने लगे बड़े बड़े स्टेट्स और यूनिफाइड एम्पायर जो है वो बनने लगे, तो उस कारण से जो क्षत्रियों की जो इंपॉर्टेंस थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें वैश्यों की भी कंडीशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई इसमें, ठीक, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो इंक्रीज हुआ, इस कारण से क्या हुई, वैश्यों की भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ी। अगर हम शूद्र की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को जो माना गया था वो आर्यन कम्युनिटी का माना गया था, जो कि डिफरेंट थे किससे, मलीछा से, जो कि नॉन आर्यन हुआ करते थे, ठीक। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को भी क्या माना गया, आर्यन कम्युनिटी का माना गया। क्लियर। अब हम इसके बाद देखते हैं शूद्रों की कंडीशन क्या थी, ठीक। अभी तो हमने देख लिया कि ब्राह्मणों की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ, क्षत्रियों की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ, वैश्य की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ। अब क्या जो शूद्र काल था, ठीक है, जो शूद्र थे उनकी कंडीशन में क्या चेंजेस आई या उनकी कंडीशन में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो अब हम अगला देखेंगे, व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ शूद्र। देखिए शूद्रों की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया कि इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो मिली, मतलब इनको कामकाज तो मिला, आर्थिक तौर पर इनको कामकाज तो मिला, ठीक। लेकिन इनकी जो पोजीशन थी ना, जो मतलब शूद्रों की जो पोजीशन थी, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। मतलब इनको काम तो मिलते गए, लेकिन इनकी पोजीशन जो थी उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं मिला। अभी भी इनको एक तरीके से पाठ जो होता था, या जो हम कहें कि वेद जो था, उनको सुनने की अभी भी मनाही थी। मतलब मौर्य काल में भी शूद्रों को पाठ पढ़ने की, या हम कहें कि मतलब एक तरीके से वेदों की शिक्षा लेने की जो है, अभी भी इनको परमिशन शूद्रों को नहीं थी, ठीक। दूसरा जो था, इनको क्या हुआ, एक तरीके से क्या हुआ, लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब लेबर मतलब जैसे अब एग्रीकल्चर है, ठीक है, अब एग्रीकल्चर में क्या करना है, हमें बुआई कटाई करवानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेबर के रूप में इनको यूज करेंगे, इनको कुछ पैसा देते थे और ये क्या करते थे, काम करते थे। तो इनको एज अ लेबर की तरह यूज किया जाता था। मतलब इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इनको मिली, लेकिन इनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि अभी भी इनको कैसे ट्रीट किया जा रहा था, एज अ लेबर ट्रीट किया जा रहा था। इनसे क्या ली जा रही थी, सिर्फ सर्विस ली जा रही थी। मतलब इनको जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था वो सिर्फ सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जा रहा था। इनको पॉलिटिकली राइट्स कुछ नहीं दिए गए, इनको सिर्फ सर्विस की तरह यूज किया गया कि भैया ये लेबर का काम है, जैसे घर में सर्विस का काम है या एग्रीकल्चर में लेबरर्स का काम है, इनको उस तरीके से रखा गया। तो आर्थिक तौर पर तो इनको काम मिला, ठीक है, जो आर्थिक तौर पर था वो तो काम मिला, लेकिन इनको सिर्फ एज अ सर्विस मैन ही रखा गया। इनकी कंडीशन पूरी तरीके से जो है, पॉलिटिकल राइट्स इनको नहीं मिले, ठीक। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें शूद्रों की, तो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन तो इंप्रूव हुई, ठीक है, लेकिन उनका सोशल स्टेटस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। इकोनॉमिकली वो इंप्रूव हुए क्योंकि भाई काम मिला, तो जाहिर सी बात है उनको पैसा मिलेगा कुछ ना कुछ। भाई वो भले ही लेबर का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ तो पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमिकली तो वो थोड़े से इंप्रूव हुए, लेकिन अगर हम ओवरऑल उनके सोशल स्टेटस की बात करें तो सोशल स्टेटस में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ।
मतलब शूद्रों का बिल्कुल साफ था कि उनको सिर्फ काम मिलता गया एज अ लेबर के रूप में, उनको एज अ सर्विस के लिए रखा गया, ठीक। लेकिन उनकी जो सोशली उनको जो ऊपर उठाना था वो मौर्य काल में नहीं हुआ, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें शूद्रों की कंडीशन की, तो शूद्रों की कंडीशन में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इनको मिली, ठीक। लेकिन इनकी कोई पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, मतलब जैसे ये जो शूद्र जैसे जो निम्न स्तर के थे इनका स्तर वैसा ही रहा, बस ये है कि इनको काम मिलते गए, इनको लेबरर एज अ लेबरर जो है वो यूज करने जाने लगा, ठीक। मैंने आपको बताया कि अभी भी इनको वेद पढ़ने का, या हम कहें कि जो है एक तरीके से कहा जाए वेद पढ़ने का, ठीक, या फिर कोई सैक्रेमेंट से उनके टेक्स्ट वगैरह पढ़ने का अभी भी इनको ये सारे अधिकार नहीं थे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको एज अ एग्रीकल्चर लेबरर प्रोवाइड किया जाता था काम, जिसमें कृषि जो हुआ करती थी, कृषि में जो लेबर का काम हुआ करता था वो इनसे कराया जाता था। फिर इसके बाद बात करें तो कुछ फोर्स लेबर भी इंपोज किए जाते थे इनके ऊपर, मतलब जैसे घरों में काम करवाना है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबारों में जो है साफ सफाई का काम या अन्य जितने भी काम हुआ करते थे वो सारे क्या कराए जाते थे, इनसे कराए जाते थे, ठीक। अब यहां से हुआ क्या कि इनको जो इनको लार्जली किसमें रखा गया, सर्विस कैटेगरी में। मैंने आपको बताया था सर्विस कैटेगरी में इनको रखा गया। इनको कोई भी ऐसे पॉलिटिकल राइट्स जो थे जो इनकी कंडीशन को इंप्रूव कर सके, ऐसे कोई भी पॉलिटिकल राइट्स मौर्य एम्पायर में नहीं दिए गए, ठीक। तो मतलब सिर्फ इनको काम मिला, ठीक, उससे इनकी थोड़ी इकोनॉमिकली ये इंप्रूव हुए, लेकिन ओवरऑल अगर इनकी क्लास की बात करेंगे तो इनकी लाइफ में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। यहां पर भी यही चीज लिखी है, इकोनॉमिक पोजीशन तो शूद्रों की इंप्रूव हुई, लेकिन उनका जो सोशल स्टेटस था उनमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो शूद्रों की कंडीशन में सोशली अगर हम बात करें तो कोई ऐसा बदलाव नहीं आया। हाँ, इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत बदलाव आया, क्योंकि इनको काम मिलने लगे, तो लेबर्स का काम जो है वो मिलने लगा इनको, तो इससे इनकी इकोनॉमिक थोड़ा सा ये कंडीशन जो हुई वो अच्छी हुई। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सोशल स्टेटस में कोई ऐसा चेंज नहीं आया। क्लियर हुआ आपको ये? तो शूद्रों की कंडीशन आपको क्लियर हुई। बाकी तीनों वर्ण जो थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उनकी कंडीशन जो हुई वो एम्पायर बढ़ने के कारण इंप्रूव होती गई। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये था कंडीशंस ऑफ शूद्र। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ये शूद्रों की कंडीशन थी मौर्य एम्पायर में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें दो की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़नी होती हैं, एक शूद्र की और दूसरा महिला की, वुमेन की, ठीक। तो अब हम अगला जो देखेंगे, व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ वुमेन। मौर्य काल में औरतों की क्या कंडीशन थी अगर हम बात करें, ठीक। देखिए, अगर हम औरतों की कंडीशन की बात करें, ठीक, तो औरतों की कंडीशन एलिवेट तो हुई, मतलब उनको काम वगैरह मिला, उनका स्टेटस ये इंप्रूव तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ वुमेन्स के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी प्लेस किए गए। मतलब उनकी लिबर्टी पर कई सारी क्या लगाई गई, रोक भी लगाई गई। मतलब उनकी कंडीशन और स्टेटस इंप्रूव तो हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं को एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो काम मिला उनको, वो उनको सोशल और रिलीजियस फंक्शन में, जो भी सोशल और रिलीजियस प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। मतलब जो महिलाएं हुआ करती थी, जो भी सोशल या रिलीजियस फंक्शन हुआ करता था उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार इनको मिला, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेदों की पढ़ाई, मतलब एजुकेशन लेने का भी अधिकार इनको मिला। वुमेन्स को एजुकेशन लेने का अधिकार मिला, ठीक। मतलब इसको एजुकेशन लेने का भी अधिकार किनको मिला, वुमेन्स को मिला, ठीक। लेकिन अब यहां पर रेस्ट्रिक्शन ये था कि ये दोनों चीजें, चाहे ये सोशल या रिलीजियस फंक्शन हो, पार्टिसिपेट करना हो या एजुकेशन लेना हो, ये दोनों कार्य जो हैं, जो अपर वर्ण की जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार मिला। मतलब अपर वर्ण की जो महिलाएं हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को यह अधिकार मिला। लोअर वर्ण की महिलाओं को आज भी यह अधिकार नहीं मिला। मतलब उन एम्पायर के मौर्य काल के समय में भी सिर्फ और सिर्फ जो वुमेन्स को जो थोड़ा बहुत जो एजुकेशन लेने का या सोशल या रिलीजियस फंक्शंस जो है अटेंड करने का
वो अधिकार तो मिला, लेकिन सिर्फ जो अपर वर्ण की जो थी, अपर सोसाइटी की जो थी, उनको बस ये अधिकार था। बाकी जो लोअर सोसाइटी की थी उनको ये सब अधिकार नहीं थे। तो मैंने आपको जैसा बताया कि वुमेन की कंडीशन इंप्रूव तो हुई, लेकिन सिर्फ अपर वर्ण वाली वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव हुई, लोअर वर्ण वाली कंडीशंस कोई महिलाओं की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि उनको तो रेस्ट्रिक्ट किया गया। उनको ना तो सोशल या रिलीजियस फंक्शन में इन्वॉल्व किया गया और ना ही उन्हें एजुकेशन का अधिकार दिया गया। क्लियर है? ठीक। तो एक तरीके से कहा जाए तो एक वर्ण को फायदा मिला, अपर वर्ण को, और लोअर वर्ण को जो था वो मतलब उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक। अब यहां पर अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो वुमेन्स को यहां पर एम्प्लॉयमेंट एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड भी मिला। मतलब जो राजा का जो पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे, ठीक, उनमें भी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला। जो राजा का पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करता था, ठीक, उसमें भी क्या मिला, वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो वुमेन्स एम्प्लॉय हुई ऑन पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ द किंग्स। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको कौटिल्य के बारे में जब इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको एक टर्म बताया था, जासूस, स्पाइस। ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता था, जासूस बना के उनको दूसरे देश में भेजा जाता था। ठीक। तो एज अ स्पाइस के रूप में भी इनको काम मिला। पर्सनल बॉडीगार्ड राजा के थे, उनमें भी इनको काम मिला, और भी इनको कई सारे काम मिले। ठीक। कई सारे इनको काम मिले। और एक मौर्य एम्पायर में जो वुमेन्स के लिए जो व्यवस्था हुआ करती थी, जो कि आज की डेट में तो उसका एक तरीके से कहा जाए, अगर तो कहा जाए तो आज की डेट में तो वो इलीगल है पूरी तरीके से, बट थोड़ा बहुत एविडेंस जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का भी मिला है। ठीक। तो प्रोस्टिट्यूशन का भी एविडेंस जो है वो मिला है। ठीक। कि मतलब वहां पर मतलब जो अर्थशास्त्र है उसमें बताया गया है कि प्रोस्टिट्यूट जो होती थी वो किस चीज के लिए जानी जाती थी, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी सुंदरता के लिए और युवा अवस्था, ब्यूटी एंड यूथ। ठीक। इसके लिए एक प्रोस्टिट्यूट नोटेड जाना जाता था। ठीक। मतलब एक जो प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी वो खूबसूरत हुआ करती थी और यंग हुआ करती थी। ठीक। तो एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का भी काम जो है वो वुमेन्स को रहता था मौर्य एम्पायर के केस में। ठीक। और इसके अलावा जैसे हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन को, अगर उस भाषा में बोला जाए तो वैश्यापन। ठीक। जैसे जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कॉटिसेंस। कॉटिशियंस मतलब जो होता है वो होता है वेश्यापन। ठीक। तो वेश्यापन का भी मतलब ये सारे कार्य भी थे। ठीक। तो वुमेन्स के ये सारे कार्य हुआ करते थे। ठीक है। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स थी, अगर हम बात करें मौर्य एम्पायर में, तो उनको डाइवोर्स लेने का और उनको फिर से शादी करने का भी अधिकार था, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया कि जो उस टाइम पर जो महिलाएं थीं उनको डाइवोर्स और एक तरीके से कहा जाए फिर से शादी करने का अधिकार था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल कुछ कंडीशंस तो इंप्रूव हुई मौर्य एम्पायर में। औरतों की कंडीशंस जो थी वो इंप्रूव तो हुई। ठीक। उनको डाइवोर्स का अधिकार मिला, उनको फिर से शादी करने का अधिकार मिला। ठीक। उनको भले ही अपर वर्ण की महिलाएं सही, लेकिन उनको एजुकेशन लेने का अधिकार मिला, सोशल और रिलीजियस फंक्शंस करने का अधिकार मिला, उनको एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में भी जॉब में रखा गया, फिर उनको जासूस के रूप में भी जॉब में रखा गया, अदर जॉब्स में भी उनको रखा गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो हुआ। ठीक। तो अगर हम बात करें कंडीशंस ऑफ वुमेन्स की, तो मैंने आपको बताया कि कंडीशन और स्टेटस जो वुमेन का था वो थोड़ा तो एलिवेट हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक वर्ग को रेस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है। मतलब उनकी लिबर्टी जो है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट की गई। इसके बाद अगर हम बात करें, उनका पार्टिसिपेशन हुआ सोशल और रिलीजियस फंक्शंस में। मैंने आपको बताया कि सोशल और रिलीजियस फंक्शन पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक। और उनको एजुकेशन लेने का भी अधिकार था। लेकिन ये जो दोनों चीजें थी ये सिर्फ रेस्ट्रिक्ट थी अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। मतलब सोसाइटी में जो उच्च वर्ग था सिर्फ उन्हीं को ये एजुकेशन लेना हो या सोशल या रिलीजियस फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना हो, ये काम सिर्फ और सिर्फ जो था वो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वुमेन्स को कहां कहां एम्प्लॉयमेंट मिला, एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड, राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जासूसी का काम उनको मिला, अन्य सारे काम इनको मिले। इसके बाद अगर बात करें तो गणिकास, जिसको मैंने आपको बताया था वैश्यापन, कोर्टेंसियंस,
इनको एक अच्छा सोशल स्टेटस मिला। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कौटिल्य के मुताबिक अगर देखा जाए तो इनको डिवोर्स लेने का और फिर से शादी करने का अधिकार दिया गया। मतलब इनको परमिशन थी कि कोई महिला अगर वो डिवोर्स लेना चाह करके जानना चाहती है तो कर सकती है, और अगर दोबारा शादी भी करना चाहती है तो कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये लोग प्रोस्टिट्यूशंस में भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि एविडेंस मिला, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वो खूबसूरत होती है और दूसरा जो होती है वो यंग होती है। ठीक, तो ये चीज अर्थशास्त्र से मिली है, इसलिए ये पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूट का काम भी मौर्य एम्पायर में हुआ करता था। ठीक, तो ये पहले हमने पढ़ा शूद्र की कंडीशन, और उसके बाद हमने अब क्या पढ़ा, वुमेन्स की कंडीशन। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है अल्टीमेटली वुमेन्स की कंडीशन कुछ तो इंप्रूव रही है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इनके समय में पहनावा किस तरीके का होता था। अगर हम क्लोथिंग की बात करें, देखिए उस टाइम पर भी दो वर्ग के लोग हुआ करते थे, एक होता था आम आदमी और एक होता था अमीर आदमी, जैसे आज है। ठीक, तो जो आम आदमी हुआ करता था वो सिंपल कॉटन के कपड़े पहनता था, कॉटन गारमेंट्स पहनता था। ठीक, अगर हम रिच पीपल्स की बात करें, जो पैसे वाले लोग थे, वो सिल्क के कपड़े पहनते थे। इसके अलावा उनके कुछ गारमेंट्स बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी, ज्वेलरीज वगैरह वो पहना करते थे। ठीक, तो मतलब जो अमीर वर्ग था वो सिल्क या अदर कुछ कॉस्टली गारमेंट्स पहना करते थे वो, और इसके अलावा वो ज्वेलरीज का भी इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो वो सिंपली कॉटन के कपड़े पहनता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारे ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स का भी इस्तेमाल जो है वो मौर्य एम्पायर में किया जाता था। तो ये बेसिकली कपड़े पहने जाते थे आम आदमी के द्वारा और जो पैसे वाले लोग हैं उनके द्वारा। अब किस तरीके का खाना खाया जाता था अगर हम मौर्य कंडीशन की बात करें, तो देखिए मौर्य में दोनों तरीके के लोग मिला करते थे, वेजिटेरियन भी हुआ करते थे और नॉन वेजिटेरियन भी हुआ करते थे। ठीक है, तो मतलब ये लोग वेज भी खाते थे, मतलब कुछ लोग जो थे वो वेजिटेरियन भी थे और कुछ लोग जो थे वो नॉन वेजिटेरियन भी थे। तो यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों मिलते हैं। अब जो लोग वेजिटेरियन थे, जनरल सी बात है, वो क्या खाएंगे, वो चावल दाल फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, मिल्क और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। अब अगर हम बात करें तो पीपल जो है वो मैंने आपको बताया नॉन वेजिटेरियन है, वो मीट भी खाया करते थे और ड्रिंक्स वगैरह भी लिया करते थे, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। लेकिन स्पेशली ये लिया करते थे जब कोई फेस्टिवल्स होते थे या सोशल गैदरिंग होती थी। मतलब ऐसे हर टाइम नहीं लिया करते थे, जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई सोशल गैदरिंग हो रही है तो उस टाइम पर क्या किया करते थे ये लोग, मीट वगैरह का और इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स जो है वो लिया करते थे। तो आपको फूड में समझ में आया कि वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक, क्लोथिंग में ऐसा है कि जो आम आदमी था वो भैया सिंपल कपड़े कॉटन के पहना करता था, लेकिन जो अमीर आदमी था, जो रिच पीपल था, वो क्या करते थे, वो सिल्क के कपड़े पहनते थे, वो ज्वेलरीज का इस्तेमाल करते थे, ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स यूज किया करते थे। क्लियर है, तो ये क्लोथिंग था। और अगर हम फूडिंग की बात करें तो फूडिंग में मौर्य एम्पायर में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। जो लोग हुआ करते थे वो चावल दाल फल सब्जियां दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स ये सब खाया करते थे। और अगर हम इसकी बात करें, जो नॉन वेजिटेरियन हुआ करते थे वो लोग मीट का भी सेवन किया करते थे और इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स भी यूज किया करते थे। लेकिन जब भी कभी कोई उत्सव या कोई सोशल गैदरिंग होगी तो क्लियर हुआ आपको ये। तो ये क्लोथिंग हुआ करती थी और ये फूडिंग हुआ करती थी। अब इसके बाद जो अलग वर्ग आता है वो आता है स्लेवरी ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। मतलब ये जो गुलामी थी, स्लेवरी, ये किस तरीके की थी मौर्य एम्पायर के टाइम पे। ठीक, देखिए अगर हम स्लेवरी की बात करें, ठीक है, जो दासत्व की बात होती है, जो दासत्व होता है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम मेगास्थनीज की माने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, ठीक, मेगास्थनीज की बात करें तो उसने अपनी किताब में जो लिखा है वो ये चीज लिखी है कि दासत्व उसने भारत में कहीं देखा ही नहीं। मतलब उसकी किताब के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, स्लेवरी वॉज एब्सेंट इन इंडिया। दासत्व जो था वो भारत में था ही नहीं। उसने अपनी किताब में साफ साफ लिखा कि मैंने स्लेवरी या दासत्व जो है ये देखा ही नहीं भारत में। ठीक, तो मेगास्थनीज ने क्या कहा कि इंडिया में स्लेवरी वॉज एब्सेंट। लेकिन अगर हम कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अगर हम उसकी बात करें, ठीक, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसने पूरे डिटेल में जितने भी
कानून बने थे, किसके लिए? गुलामों के लिए। तो उन्होंने बकायदा पूरे डिटेल्ड लॉज दिए हैं अबाउट स्लेवरी, मतलब दासत्व के ऊपर जितने भी कानून बने थे उसकी पूरी डिटेल जो है वो अर्थशास्त्र में दी है। तो एक बुक जो मैगस्थनीज की है वो ये मान रही है कि दासत्व जो है वो भारत में एब्सेंट है, मतलब है ही नहीं, लेकिन जो अर्थशास्त्र है उसमें बकायदा पूरे नियम कानून दिए हुए हैं दासत्व से रिलेटेड। तो दो बुक्स अलग अलग चीजें बता रही हैं, एक बता रही है कि भाई स्लेवरी नहीं थी और दूसरी बता रही थी कि स्लेवरी है और उससे रिलेटेड पूरे जो हैं कानून भी बनाए गए हैं। ठीक, अब अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो ये जो स्लेवरी या जो दास हुआ करते थे ये बेसिकली जो शूद्र क्लास थी वो हुआ करते थे, जो शूद्र वर्ग था, ठीक है, वही क्या हुआ करते थे? दास हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि जो दास हुआ करते थे वो मोस्टली क्या हुआ करते थे? शूद्र हुआ करते थे। अब जो अर्थशास्त्र में मेंशन किया हुआ है कि ये जो दास हुआ करते थे, अगर हम जब इसकी बात करें दास की, स्लेव की, ठीक, तो दो तरीके के स्लेव यहां पर हुआ करते थे। एक हुआ करता था लॉन्ग लाइफ स्लेव, लॉन्ग लाइफ स्लेव, ठीक है, और दूसरा जो हुआ करता था वो स्लेव हुआ करता था फॉर पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब कि एक डिफाइंड टाइम के लिए हुआ करता था, पार्ट टाइम के लिए। ठीक, तो दो तरीके के स्लेव हुआ करते थे, एक लॉन्ग लाइफ स्लेव मतलब जो पूरी जिंदगी दास के रूप में रहता था, और एक जिसे सिर्फ कुछ समय के लिए दासत्व के रूप में लिया जाता था। अब जैसे अगर हम कुछ समय की बात करें तो जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक, अब एग्रीकल्चर में जो जब मौसम में हो गया बीज बीज सब बो के जो पेड़ उगाए सारी चीजें हो गई, अब क्या करना है? कटाई करनी है, ठीक, तो अब क्या करनी है? हार्वेस्टिंग करनी है। अब उस टाइम पर कोई हार्वेस्टिंग की मशीन तो हुआ नहीं करती थी, तो उस टाइम पर कटाई कौन करते थे? लेबर करते थे। तो उस टाइम पीरियड के लिए इन दासों को ही क्या लिया जाता था? एज अ लेबर के रूप में इनसे कटाई करवाई जाती थी। तो एक तो स्लेवरी हुआ करती थी जो पूरी लाइफ लॉन्ग चलती थी, ठीक है, मतलब वो पूरे लाइफ टाइम जो है वो स्लेव के रूप में काम करते थे। लेकिन अगर हम बात करें कुछ स्लेव ऐसे भी थे जो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते थे, मतलब जैसे कटाई खत्म हुई आपका काम खत्म, ठीक, तो वो मतलब फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो करते थे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों को एज अ स्लेवरी, अगर हम बात करें चिल्ड्रंस को, ठीक, एज अ स्लेव के रूप में प्रोहिबिटेड था। अर्थशास्त्र में ये चीज मेंशन की है कि जो बच्चे थे, ठीक है, उनको एज अ स्लेव या दास के रूप में कार्य नहीं करवाया जाता था, ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड था। आप सोचिए, मतलब फोर्स्ड लेबर जो आज की डेट में हमारे देश में कानून है बच्चों के लिए, ठीक, तो वो उस टाइम भी मौर्य एम्पायर के टाइम भी क्या हुआ करता था? प्रोहिबिटेड हुआ करता था, बच्चों से दासत्वता नहीं कराई जाती थी। ठीक, लेकिन यहां पर स्लेवों को थोड़ा बहुत उनका ट्रीटमेंट जो था वो लीनियल था। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मौर्य एम्पायर के समय में जो लोगों का ट्रीटमेंट था दासों के प्रति वो थोड़ा सा लीनियंट था। अब इसको लीनियंट इस हिसाब से कहा जाए कि यहां पर जो दास हुआ करते थे, जैसे उनका काम खत्म हो गया, अब वो फ्री टाइम में है, तो फ्री टाइम में उन्हें खुद का काम करने का भी अधिकार दिया जाता था। मतलब कि वो अपना खुद का काम कर सकते हैं, वो खुद पैसा कर कुछ करके कमा सकते हैं। मतलब कि जब वो फ्री टाइम में रहते थे, मतलब स्पेयर टाइम में फ्रीली जब रहते थे, तो उस टाइम पर वो अपना कमा खा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उनको खुद का कमाना खाना, खुद की प्रॉपर्टी बनाना, इन सब चीजों का भी अधिकार था। मतलब वो खुद भी काम करके पैसा कमा सकते थे। क्लियर, तो ये अधिकार हुआ करता था। तो इन्हीं सारी जो माना जाता है कि मैगस्थनीज ने ये नहीं माना कि दासत्व जो था वो इंडिया में था, इसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि दासों के प्रति थोड़ा सा लीनियंट ट्रीटमेंट था मौर्य एम्पायर के केस में। तो शायद मैगस्थनीज को ये दिखा ही नहीं कि दासत्व यहां पर है, क्योंकि थोड़ा सा लीनियल ट्रीटमेंट था। लीनियर ट्रीटमेंट मतलब उनको फ्री टाइम पर अपना काम करने का अधिकार दिया गया, वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकते थे, अपना पैसा बना सकते थे, इन सारी चीजों का उनको अधिकार दिया गया। तो इन सारी चीजों से क्या पता चलता है कि मैगस्थनीज को यह लगा कि यहां पर दासत्व जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हुआ करता था है वो काफी ज्यादा लीनियंट हुआ करता था। मतलब बहुत ज्यादा हार्श नहीं था कि दास है तो मतलब उसको बहुत ज्यादा जो है बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट किया जाएगा, वैसा कुछ नहीं था, काफी लीनियंट ट्रीटमेंट था। तो ये प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है
कि मेगास्थनीज ने शायद इसीलिए स्लेवरी इंडिया में नहीं मानी, क्योंकि दासों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ करता था वो काफी ज्यादा लीनियर हुआ करता था, लीनियर हुआ करता था, ठीक, लीनियंट हुआ करता था। क्लियर है? ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो दासों की कंडीशन की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग तो भैया दासा तो था ही नहीं भारत में, ठीक, लेकिन कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें डिटेल्ड लॉज दिए हैं अबाउट स्लेवरी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के मुताबिक मोस्टली जो शूद्र हुआ करते थे वही दास हुआ करते थे, ठीक, क्योंकि ये सारे जो लेबर वर्क के कार्य हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको शूद्रों की कंडीशन बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि शूद्रों की कंडीशन में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था सोशल स्टेटस में, हाँ उनको लेबर के काम जो थे वो मिलते थे। इसके बाद मैंने आपको बताया दो तरीके के स्लेव्स हुआ करते थे, एक जो पूरे जिंदगी के लिए दासत्व का काम करेंगे और एक जो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दासत्व का काम करेंगे। इसके बाद बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों की बिक्री एज अ स्लेवरी के रूप में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड थी मौर्य एम्पायर में, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें स्लेवरी जो है मतलब दासों को ये परमिशन थी कि अपने समय पर वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं और पैसा भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है, इन देयर स्पेयर टाइम। तो ये जो बताया गया कि प्रोबेबली ड्यू टू द लीनियंट ट्रीटमेंट, देखिए लीनियंट ट्रीटमेंट के कारण जो दासों के साथ जो लीनियर ट्रीटमेंट किया जाता था, इसने मेगास्थनीज को फोर्स किया कि इस कंक्लूजन पे आए कि यहां पर दासत्व जैसा कुछ है ही नहीं, मौर्यन पीरियड में दासत्व जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि दासों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता था वो कंपैरेटिवली काफी लीनियंट किया जाता था। कंपैरेटिवली क्या होता था, काफी ज्यादा लीनियंट किया जाता था। तो ये दासों की जो कंडीशन थी मौर्य एम्पायर के टाइम पर वो थी, ठीक। यहां पर आकर के हमारा सोशल कंडीशन कंप्लीट होता है। देखिए सोशल कंडीशन में हमने वर्ण व्यवस्था देखी, हमने मेगास्थनीज का देखा कि भाई मेगास्थनीज ने किस तरीके से 7 तरीके के जो है क्लासेस में इंडियन सोसाइटी को बांटा, जो कि इकोनॉमिक आधार पर था। हमने उसके बाद शूद्रों की कंडीशन देखी कि शूद्रों की कंडीशन किस तरीके से बदली, फिर वुमेन्स की कंडीशन हमने देखी, महिलाओं की कंडीशन। इसके बाद फिर हमने इनका खान पान देखा, इनका पहनावा देखा, और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि दासों की जो कंडीशन थी मौर्य एम्पायर में वो क्या थी। तो यहां पर आकर के जो सोशल कंडीशन हुआ करती थी वो क्या होती है, अब कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो हम एंटर करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मौर्य एम्पायर में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या थी, आर्थिक आर्थिक कंडीशंस क्या क्या थी, ठीक। आपको सोशल कंडीशंस पूरी तरीके से समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनके समय में आर्थिक कंडीशंस क्या हुआ करती थी। देखिए इनके समय में भी जो इकोनॉमी हुआ करती थी ना वो एग्रीरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, मतलब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। मतलब इनका भी जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर। तो मौर्य एम्पायर में भी जो हमारी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, एग्रीरियन इकोनॉमी। अब कौन कौन सी क्रॉप्स ये उगाते थे एज एन एग्रीकल्चर में, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि कई सारी क्रॉप्स ये उगाया करते थे, जिसमें मेनली जो उगाया करते थे ये उगाते थे राइस, ठीक। इसके अलावा क्या क्या उगाते थे, ये वीट उगाते थे, गेहूं उगाते थे, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कोर्स ग्रेन वगैरह उगाया करते थे ये, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो पल्सेस, ठीक, पल्सेस को उगाया करते थे ये, ठीक। पल्सेस के अलावा अगर हम बात करें तो ये वेजिटेबल्स उगाने का काम भी करते थे ये सारे मेन मेन क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स भी उगाया करते थे ये। तो ये सारे मेन मेन क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो एज एन एग्रीकल्चर के रूप में ये क्या किया करते थे, उगाया करते थे। और मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी इनकी, मतलब इनके यहाँ जो मैक्सिमम लोग थे वो किस एक्टिविटी पे बेस्ड थे, एग्रीकल्चर पर। अब देखिए एग्रीकल्चर की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि इरिगेशन की बात भी आएगी, क्योंकि भाई सिंचाई भी होती है, कृषि का बेस ही होता है सिंचाई, ठीक। तो अगर हम इरिगेशन की बात करें, ठीक है, तो कई सारे वाटर रिजर्वायर्स और डैम्स बनाए गए थे मौर्य एम्पायर के समय। आपको याद रखना है कई सारे क्या बनाए गए थे, वाटर रिजर्वायर्स और डैम्स बनाए गए थे, ठीक है, ताकि जो है खेतों की सिंचाई हो सके, ठीक। अब देखिए ये सारी चीजें हो क्यों रही थी,
कारण उसका ये था कि जैसे जैसे आपका एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको पानी की भी जरूरत है। तो इरिगेशन फैसिलिटी जो है, कई सारे वाटर रिजर्वायर्स और डैम्स भी क्या बनाए गए। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो मानी जाती है, जो कई बार पेपर में भी पूछी गई है, वो है सुदर्शन लेक। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो सुदर्शन लेक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक है जो मौर्य साम्राज्य के टाइम पर बनवाई गई थी। ठीक है, अब ये कहां बनवाई गई थी, तो गुजरात में एक रीजन है। ठीक है, गुजरात जो है क्षेत्र में, वहां पर एक रीजन है जिसका नाम है कैथावाड़ा। कैथावाड़ा, गुजरात में एक रीजन है कैथावाड़ा। गुजरात में एक रीजन है कैथावाड़ा। ठीक है, जहां पर ये सुदर्शन लेक बनाई गई थी। ठीक है, और इसको जो बनाने वाले थे, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको जो बनाने वाले थे इनका भी नाम आपको याद रखना है, पुष्यगुप्त। ठीक, इसको जो बनाने वाले थे वो कौन थे, पुष्यगुप्त। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गवर्नर थे। उनके उस टाइम पर गुजरात प्रांत के क्या थे, ये गवर्नर थे, पुष्यगुप्त, जिन्होंने ये सुदर्शन लेक बनवाई थी। और कहां बनवाई थी, कैथावाड़ा, गुजरात में। ठीक, तो इरिगेशन पर भी लोग इन्होंने काम किया था। कई सारे वाटर रिजर्वायर्स, कई सारे डैम्स इन्होंने बनवाए थे। ठीक, जिसमें से एक जो लेक थी सुदर्शन लेक। ठीक, सुदर्शन लेक बनवाने वाले कौन थे, पुष्यगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त के क्या थे, गवर्नर थे। ठीक, और ये कहां बनवाई गई थी, कैथियावाड़ा रीजन, गुजरात में। क्लियर। इसके अलावा जो ये जो एम्पायर था, इन्होंने लोगों की एक तरीके से नए कृषि क्षेत्र को बनाने में भी हेल्प करी थी। ठीक है, हेल्प कैसे करी थी, देखिए पहले के टाइम पर जो जंगल हुआ करते थे, ठीक, मैंने आपको बताया था कि आयरन का यूज अब बहुत ज्यादा होने लगा था। तो क्या किया करते थे कि जंगलों को काट के वहां की लैंड का इस्तेमाल किया करते थे एग्रीकल्चर के रूप में। तो ये लोगों की ये मदद किया करते थे। इसमें सरकार क्या करती थी, मतलब जो एम्पायर था वो क्या करता था कि जंगल जो है वो काटा करते थे, जिससे कि जंगल की लैंड का इस्तेमाल किया जा सके कृषि के लिए। ठीक, तो लोगों की मदद किया करते थे यहां पर। ठीक है, स्टेट हेल्प द पीपल टू ब्रिंग वर्जिन लैंड अंडर कल्टीवेशन, मतलब जो भूमि बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी उसमें भी कृषि कराना, उसमें भी कृषि का काम करवाना, तो ये काम किया करते थे। ठीक, इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो इनका फॉरेन ट्रेड भी चलता था, मतलब ये व्यापार भी करते थे, ट्रेडिंग भी करते थे। इनकी इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस नहीं थी, ये ट्रेडिंग भी करते थे। ये अपना बहुत सा सामान जो था वो इंपोर्ट करते थे, बहुत सा सामान जो था वो अपना एक्सपोर्ट करते थे। जैसे अगर हम बात करें तो उस टाइम भी जो एक्सपोर्ट के टाइम पर जो एक्सपोर्ट हुआ करता था बेसिकली वो इंडिगो वगैरह हुआ करता था। फिर इसकी बात करें हम, सिल्क हुआ करता था, कॉपर हुआ करता था। ठीक, और भी कई सारे जो मेडिकल सब्सटेंसेस थे, मेडिसिनल मतलब जड़ी बूटी वाली चीजें जो हुआ करती थी, उसका भी एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो मतलब ये एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या हुआ करता था, ट्रेडिंग भी किया करते थे। और ये ट्रेडिंग जो करते थे ना, वो लैंड रूट से भी करते थे और सी रूट से भी करते थे। मैंने आपको बताया था मौर्य एम्पायर में जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक, तो उसका एक रीजन ये भी था कि कलिंग जो था वो समुद्री तट से लगा हुआ था, ईस्टर्न कोस्ट से क्या हुआ था, लगा हुआ था। तो वहां पर चूंकि ईस्टर्न कोस्ट में भी नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनसे व्यवहार बनाने के लिए और उनसे अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए ही जो है अशोक का एक रीजन ये भी था कलिंग पर आक्रमण करने का, कि कलिंग पर अधिकार होगा तो हमारे लिए एक अच्छा रूट मिल जाएगा हमको, जहां से सामान का आवागमन किया जा सकता है। तो लैंड के थ्रू भी किया करते थे और सी रूट के थ्रू भी ये अपना ट्रेड किया करते थे। अच्छा, इनके टाइम पर एक और सिस्टम चला करता था जो आज भी चलता है, वो है लाइसेंस सिस्टम। ठीक, मतलब यहां पर भी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता था, कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी ट्रेड करने लगेगा, ट्रेडिंग के लिए भी क्या किया जाता था, लाइसेंस सिस्टम चलता था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके यहां वेट्स एंड मेजर्स भी चलते थे। ठीक, वेट्स एंड मेजर्स भी चलते थे, मतलब वेट वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता था। मैंने आपको बताया था वेट्स एंड मेजर्स। ठीक, तो ये सारी चीजें भी क्या हुआ करती थी, चला करती थी। तो यहां पे आपको समझ में आया। ठीक, तो बेसिकली इनका काम तो एग्रीकल्चर का था, लेकिन इन्होंने ट्रेडिंग का काम भी किया था। मतलब ये लैंड के थ्रू या वाटर रूट्स के थ्रू ट्रेडिंग भी किया करते थे, लाइसेंस सिस्टम चलता था, और कई सारी यहां पर मेन मेन इंडस्ट्रीज भी थी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी।
जैसे टेक्सटाइल हो गई, माइनिंग हो गई, मेटलर्जी हो गई, शिप बिल्डिंग का काम होता था, ज्वेलरी मेकिंग का काम होता था, मेटल वर्किंग होती थी। तो ये सारे काम भी क्या हुआ करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें तो सबसे पहले मेनली तो कौन सी इकोनॉमी थी ये, एग्रीरियन इकोनॉमी। इसके बाद कौन कौन से क्रॉप्स ये उगाया करते थे, तो अगर बात करें तो राइस है, व्हीट है, कोर्स ग्रेन है, सीसम है, पल्सेस है, मस्टर्ड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें ये उगाया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें इरिगेशन की, ठीक, तो इरिगेशन में मैंने आपको बताया कि वाटर रिजर्वायर्स और डैम्स को ये बनाया करते थे इरिगेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है सुदर्शन लेक। ठीक, ये सुदर्शन लेक का कहा, सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी पुष्यगुप्त ने, जो चंद्रगुप्त का गवर्नर था। ठीक, और इसने ये कहाँ बनवाई थी, कैथियावाड़ा रीजन ऑफ गुजरात। कैथियावाड़ा रीजन जो गुजरात में है, वहां पर सुदर्शन लेक बनवाई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्टेट्स जो थी वो लोगों की हेल्प करती थी, जो वर्जिन लैंड है, मतलब जो बेकार लैंड है, उसमें कल्टीवेशन करने की। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग, जंगल काटने का काम करते थे, बाय क्लीनिंग दी फॉरेस्ट, जंगल काटने का काम करते थे, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को छोड़ करके बाकी जंगल काटने का ये काम करते थे। इसमें जो स्टेट था वो लोगों की हेल्प करता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो उनका फॉरेन ट्रेड भी चलता था। मैंने आपको बताया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ फॉरेन ट्रेड्स भी ये किया करते थे। अब ये ट्रेड बेसिकली क्या क्या किया करते थे, तो ये इंडिको किया करते थे, कॉटन है, सिल्क है, और भी कई सारे जो जड़ी बूटियां हमारे यहाँ मिला करती थी, उसका भी ट्रेड ये किया करते थे। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो और ये क्या किया करते थे, अब इनका ट्रेड जो था वो लैंड, जमीन से भी चलता था और समुंदर से भी चलता था। मैंने आपको बताया था कलिंग के बारे में, कलिंग पर इसीलिए कब्जा किया था ताकि एक सी रूट का हमें रास्ता मिल सके। इसके बाद बात करें तो ट्रेड जो हुआ करता था वो लाइसेंस सिस्टम के जरिए रेगुलेट होता था। मतलब यहां पर भी लाइसेंस सिस्टम चलता था, हर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, उसके लिए भी क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर भी मशीनरी थी जो कंट्रोल और रेगुलेट करती थी वेट्स और मेजर्स को। ठीक, क्योंकि भाई व्यापार होगा तो जाहिर सी बात है वेट्स और मेजर्स को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसमें कुछ स्टेट्स की मोनोपोली हुआ करती थी। जैसे अगर हम माइनिंग की बात करें, मतलब जैसे जमीन से कोई चीज बाहर निकालनी है, माइनिंग की बात करें, तो इस पे स्टेट की मोनोपोली हुआ करती थी। फिर ये जो शराब वगैरह बेची जाती है, इस पर भी किसकी मोनोपोली हुआ करती थी, स्टेट की हुआ करती थी। और अगर कोई हथियार वगैरह बनाना है या सॉल्ट्स, आर्म्स और सॉल्ट्स बनाने का ये भी अधिकार, ये मोनोपोली जो किसकी थी, ये किसकी थी, स्टेट की थी। तो स्टेट तीन सेक्टर में अपनी मोनोपोली चलाता था, एक था माइनिंग, दूसरा था दारू बेचना, सेल ऑफ लिकर, और तीसरा जो हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड सॉल्ट्स। क्लियर है। ठीक, अब देखिए इकोनॉमिक कंडीशन यहां पर है तो जाहिर सी बात है टैक्स सिस्टम भी होगा। ठीक, तो मौर्य एम्पायर में भी एक टैक्स सिस्टम चला करता था। बेसिकली क्या होता था, ये लोग लैंड टैक्स लेते थे। ठीक है, मतलब जो एक पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा है, ठीक है आपके पास, ठीक है आपके पास कुछ एरिया जमीन का टुकड़ा है, अब इस जमीन पर आप जितना भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो भी चीज आप उगाते हैं, ठीक है, जो भी चीज आप प्रोड्यूस करते हैं, उसका 1/4 से लेकर के 1/6 तक, 1/4 टू 1/6, मतलब जो भी और जितना भी आप प्रोड्यूस करें, कोई भी चीज आप बनाएं, ठीक, अगर इस जमीन पर आप बना रहे हैं तो उसका 1/4 या 1/6 हिस्सा जो है वो आपको टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता था, मतलब रूलर डायनेस्टी को देना पड़ता था। ठीक, तो 1/4 टू 1/6 टैक्स लगता था, आप लैंड में कितना भी प्रोड्यूस करें, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा जो हुआ करता था, अब ये जो सामान आपने उगाया, अब ये सामान जाहिर सी बात है कि आप बेचेंगे। ठीक, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी सामान की, उसको जो बेचा जाता था, उस हर सामान पर उसके भाव का 1/10 हिस्सा जो है वो एज अ टैक्स के रूप में लिया जाता था। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि उस टाइम पर अगर कुछ पैसे पर, उस टाइम तो पैसा नहीं चलता था, उस टाइम पर तो वो सिक्के वगैरह चला करते थे चांदी वगैरह के, तो अगर हम बात करें तो इतने चांदी के सिक्कों का सामान हुआ करता था, तो उसका 1/10 हिस्सा जो है वो जो है उसको दिया जाता था, एम्पायर को दिया जाता था। और अगर हम बात करें 1/4 से 1/6, तो वो जो लैंड पे प्रोड्यूस करते थे, जो भी चीज बनाए, चाहे वो गेहूं उगाएं, चावल उगाएं, सब्जी उगाएं, उसका जो भी हुआ करता था 1/4 से लेकर के 1/6 जो है वो एज अ टैक्स के रूप में दिया जाता था। ठीक, और यहां पर भी मौर्य के काल में भी
टैक्स का इवेजन करना बहुत सीरियस क्राइम माना जाता था। मतलब अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है तो एक तरीके से उसको देशद्रोह के रूप में माना जाता था, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम माना जाता था। लेकिन यहां पर भी कुछ वर्गों को टैक्स से एग्जम्पशन था। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर टैक्स से छूट किनको किनको थी, तो महिलाओं को थी, वुमेन्स की अगर हम बात करें। इसके अलावा बच्चों से टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है, वुमेन से टैक्स नहीं लिया जाता था, बच्चों से टैक्स नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक। इसके अलावा जो वॉरियर क्लास हुआ करता था, मतलब जो युद्ध वगैरह लड़ते थे इनके लिए, उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक। इसके अलावा बात करें कि अगर कोई हैंडीकैप है, मतलब जैसे जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उससे भी क्या हुआ करता था, टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये सारे जो लोग थे, इन सारे जो कैटेगरीज थी, इनकी से जो था, इनको टैक्स जो था एग्जम्पशन था, ठीक। तो अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो दो तरीके का टैक्स लगता था। एक जो जमीन पर उगाएंगे वो, और एक अगर कोई मैन्युफैक्चर किया है सामान उसको मार्केट में बेचेंगे तो। जो जमीन पर उगाते थे उसका 1/4 या 1/6, और अगर हम मैन्युफैक्चर करके कोई चीज बेच रहे हैं, सामान बना करके कोई चीज बेच रहे हैं, तो उसका 1/10, ठीक। तो दो तरीके के टैक्स हुआ करते थे। लैंड टैक्स की बात करें तो 1/4 से 1/6 हुआ करता था ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। इसके बाद अगर हम बात करें 1/10 हुआ करता था फॉर ऑल द परचेज ऑन ऑल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मतलब कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो भी होता था, उसमें जितनी भी परचेज हुआ करती थी उसका 1/10 हुआ करता था। इसके बाद बात करें, मैंने आपको बताया टैक्स इवेजन जो है ये बहुत सीरियस क्राइम माना जाता था। अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो एक तरीके से इसको क्या माना जाता था, देशद्रोह माना जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ टैक्स एग्जम्पशंस भी थे जो मैंने आपको बताया था, जो बच्चों के लिए, ब्राह्मण, वॉरियर क्लास, वुमेन्स, हैंडीकैप्स, इन लोगों का जो वर्ग था, इनको टैक्स में छूट थी, ठीक। इनको क्या था, टैक्स में छूट थी। अब मैंने आपको बताया कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में भी। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मौर्य काल में हुआ करती थी, तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी, टेक्सटाइल। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री होती थी, मेटलर्जी होती थी, शिप बिल्डिंग होती थी, ज्वेलरी मेकिंग होती थी, मेटल वर्किंग होती थी, पोर्ट मेकिंग होती थी। तो ये सारी क्या हुआ करती थी, इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक। टैक्स प्रणाली आपको समझ में आया, मौर्य काल का अभी तक का चीजें समझ में आई। मैंने आपको बताया सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर बेस्ड थे, लेकिन ये लोग ट्रेडिंग का काम भी करते थे, लैंड और सी रूट के थ्रू ये ट्रेड किया करते थे। और कुछ चीजों पर स्टेट की मोनोपोली हुआ करती थी, जैसे माइनिंग हो गया, दारू बेचना हो गया, या हथियार बनाना हो गया, या आप नमक बनाते हैं उसका, ठीक। फिर इसके अलावा मैंने आपको टैक्स सिस्टम बताया कि 1/4 to 1/6 लिया करते थे ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितना बनाया करते थे उसका 1/4 से लेके 1/6 लिया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1/10 लिया करते थे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनके ऊपर। फिर टैक्स इवेजन जो है वो बहुत ही सीवियर क्राइम हुआ करता था, और कुछ लोगों को टैक्स अजम्पशन भी था, जिसमें चिल्ड्रंस, ब्राह्मण्स, वॉरियर्स, वुमेन्स, हैंडीकैप्स हुआ करते थे। क्लियर। अब यहां पर एक और जो है ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था यहां पर, जिनको गिल्ड्स कहते थे। गिल्ड्स बेसिकली एक समिति हुआ करती थी। अगर हम बात करें आज की डेट में, तो ये एक समिति हुआ करती थी, ठीक। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी, जो भी ये चीजें बनाया करते थे, इनके एक ग्रुप हुआ करता था, ग्रुप ऑफ, ठीक है। जो ये ग्रुप हुआ करता था, जैसे आज की डेट में आप देखते हैं व्यापारी संघ, आज की डेट में आपने सुना होगा व्यापारी संघ। तो वो संघ का काम क्या है, कि जो व्यापारी हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, ठीक। जैसे हर वर्ग के लिए एक, उनके लिए जैसे कहा जाता है कि एक उनका जो है एक संस्था होती है जो उनके हक की बात करती है, जो उनके हक मारे ना जाए इसलिए बात करती है। जैसे व्यापारी संघ हो गया, कृषकों के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए जो किसानों के लिए जो संगठन हुआ करते हैं आज की डेट में अगर हम बात करें, तो ये जो संगठन हुआ करते हैं उस टाइम पर भी ये गिल्ड्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये, गिल्ड्स कहलाते थे। ये बेसिकली होते क्या थे, ये क्या करते थे, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी इनको ऑर्गेनाइज करने का काम ये गिल्ड्स किया करते थे, ठीक। और इन गिल्ड्स का जो चीफ हुआ करता था अगर हम बात करें, ठीक, तो वो कौन हुआ करता था, वो हुआ करता था ज्येष्ठ का। ये याद रखना है आपको। इनका जो गिल्ड्स का चीफ हुआ करता था, ये हुआ करता था ज्येष्ठ का। ये सारी इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। मतलब अलग अलग सेक्टर्स बांट दिए गए थे, उसके लिए अलग अलग गिल्ड्स बना दिए गए थे। इन गिल्ड्स का क्या था, ये एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, ठीक। इनका काम क्या होता था,
जो भी इनके कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जो भी काम हो रहा है उनमें लोगों को सपोर्ट करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनमें अगर आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको खत्म करना। ठीक। तो बेसिकली हुआ क्या करता था, ये गिल्ड्स का काम क्या हुआ करता था, सारी चीजों को मतलब रेगुलेट करना, मतलब एक तरीके से समिति के रूप में ये हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें तो ये द इंडस्ट्रीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस गिल्ड्स। ज्येष्ठिका वॉज द चीफ ऑफ गिल्ड। मैंने आपको बताया था ज्येष्ठिका कौन होते थे, गिल्ड के जो चीफ हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गिल्ड्स जो हुआ करते थे ये बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। ठीक। इनका काम क्या होता था, ये बेसिकली जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करते थे, उनकी प्रोटेक्शन करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करते थे, मेंबर्स के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ करता था उसको भी सेटल करने का काम कौन करते थे, गिल्ड्स करते थे। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गिल्ड्स हुआ करते थे, ये कुछ डोनेशंस भी दिया करते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और ब्राह्मणों को। ठीक। तो ये गिल्ड्स बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन था जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते थे, और इनका काम रहता था उन लोगों को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और उनके डिस्प्यूट्स को सेटल करना। ठीक। तो ये काम हुआ करता था गिल्ड्स का। क्लियर। यहां पर आकर के हम अपनी क्लास को आज स्टॉप करते हैं। अभी इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी नहीं हुई हैं। ठीक। इकोनॉमिक कंडीशंस में अभी भी हमें इनका जो करेंसी हुआ करती थी, मतलब ये किस तरीके की करेंसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम जो हो गया था वो अब समाप्त हो गया था, और धीरे धीरे हम किस में आने लगे थे, अब करेंसी जो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे उसमें आने लगे थे। क्लियर। तो हम इनके कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। फिर इसके अलावा इन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनवाए थे, तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक। इसमें बाद हम देखेंगे कि इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जस्टिस वगैरह जो है वो कैसे दिया जाता था। ठीक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। इतना बड़ा एम्पायर, इतना जिसका एरिया हो, वो क्यों इस तरीके से खत्म हो गया, तो उसके पीछे के रीजंस देखेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम स्तूप के बारे में देखेंगे, जो पैलेसेस वगैरह बनाए गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद वो जो अबैकस है, ठीक है, एडिक्ट्स हैं, पोट्री हैं, ये सारी चीजें जो बनाई गई थी। इसमें अशोका के रॉक एडिक्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक। तो मौर्य साम्राज्य में अगर हम बात करें तो अब सिर्फ एक पार्ट बच गया है, एक क्लास और लगेगी, और उसमें हम पूरा मौर्य एम्पायर को कंप्लीट कर देंगे। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। और कुछ बच्चों के डाउट उठ रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसका पीपीटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस पर काम चल रहा है हमारी तरफ से। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम आपको पीपीटीज जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा आपसे, नोट्स जो हैं वो अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि आप जब इन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें बहुत तेजी से दिमाग में बैठेंगी। अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स से चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।